स्टार्ट कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15। उसी मॉडल टेस्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं जिसके 14 प्रश्न मैंने आपको हल करके दिखा दिए। अब ये 15वां जो प्रश्न है ये अलाभकारी संस्थाओं से संबंधित है, जो एनपीओ जिसको आप बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, एक अलाभकारी संगठन के 31/3/2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व व्यय खाता तथा स्थिति विवरण तैयार करते हुए, स्थिति विवरण जो होता है वो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको आप बोलते हो, तुलन पत्र करते समय निम्न मदों का लेखा कैसे किया जाएगा। आपको बनाने नहीं है दोनों, इनको बताना है कि इनको किस तरीके से आप क्या वहां पर दिखाओगे, किसमें दिखाओगे, आय व व्यय खाते में कैसे दिखाओगे और स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में कैसे दिखाओगे। आप देखिए 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 यानी ये जो है आपका वर्ष के प्रारंभ की बात हो गई है, ये प्रारंभ की है और ये अंत की बात है जिसको ओपनिंग और क्लोजिंग, ये आपका ओपनिंग है, ये ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है, क्योंकि ईयर एंड में है वो क्लोजिंग है। क्या दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग में? देखिए, खेलकूद सामग्री के लिए लेनदार, लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर्स, लेनदार को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग प्रारंभ और अंत दोनों दे रखे हैं। खेलकूद सामग्री का स्टॉक, प्रारंभ स्टॉक 27,000 था, अंत में 38,000 था। फिर बोला गया वर्ष 2018-19 के दौरान खेलकूद सामग्री के लेनदारों को 5,23,000 रुपए का भुगतान किया गया। जो लेनदार थे उसको 5,23,000 का भुगतान किया गया। अब आइए इसको हल करने से पहले हमें यह देखना होगा कि प्रयोग में ली गई खेलकूद सामग्री कितनी थी। प्रयोग में ली गई खेलकूद सामग्री जो है वो कितनी है आपकी, वो आपको देखना होगा। यानी आप बोल सकते हैं जो आपका यहां पर अगर इंग्लिश में देखा जाए तो स्पोर्ट्स मटेरियल है, जिसको आप ये बोल दें कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड कितना था वो हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो कंज्यूम्ड किया, आपने जो प्रयोग में ली, वो ही आप आय व्यय खाते में डेबिट में एक खर्चे के रूप में दिखा सकते हैं, एक्सपेंसेस के रूप में दिखा सकते हैं, व्यय के रूप में दिखा सकते हैं। तो इसको हल करने का आपको फॉर्मूला पता होगा, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप फॉर्मूले से आराम से इसकी गणना कर सकते हैं। जैसे मुझे कंज्यूम्ड निकालना है, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, प्रयोग में ली गई सामग्री जिसको हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जो कंज्यूम्ड निकालने का होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो प्रारंभिक स्टॉक जो है, प्लस परचेज जो आपने खरीदा है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको घटा दिया जाएगा। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो आपके सामने है, ये रहा सामग्री का स्टॉक 27,000 और 38,000, 27,000 ओपनिंग है, 38,000 क्लोजिंग है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? परचेज निकालना पड़ेगा। परचेज को हम बोलते हैं क्रय। क्रय की गणना करने के लिए यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना दो, ये क्रेडिटर्स लेनदारों का खाता बना दीजिए। अब खाता बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का है तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक फॉर्मूले के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में लिखकर क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं जो वर्ष के अंत में लेनदार थे वो, प्लस पेड टू क्रेडिटर्स, जो भुगतान आपने क्रेडिटर्स को किया, लेनदारों को किया, वो इसमें जोड़ दीजिए, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी जो वर्ष के प्रारंभ में आपके लेनदार थे उनको घटा दीजिए। इसको घटाने से जो परचेज आएगा वो कौन सा परचेज होगा? क्रेडिट परचेज, यानी उधार क्रय जिसको आप बोल सकते हैं। ये उधार क्रय, क्योंकि यहां पर
रोकड़ क्रय के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो जो क्रय होगा वो उधार क्रय होगा। तो यहां क्लोजिंग, सबसे पहले मुझे क्रय निकालना पड़ेगा, तभी मैं मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल पाऊंगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स देखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये रहे 41,000 रुपए, ये 41,000 रुपए मैंने यहां लिख दिए, प्लस पेड टू क्रेडिटर्स, लेनदारों को कितना भुगतान किया वर्ष के दौरान? वर्ष के दौरान 5,23,000 रुपए का भुगतान लेनदारों का हुआ है, तो 5,23,000 मैंने यहां लिख दिए, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स थे ये रे लेनदार, इसका ओपनिंग कितना था? 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए मैंने इसमें से क्या कर दिया? ये 18,000 रुपए मैंने इसमें से घटा दिए। तो अब जब मैंने 18,000 घटाए तो इसकी गणना जब आप करोगे तो अगर 41,000 में जोड़ता हूं तो 4, 3 और 1 4, 6, 5,64,000 होंगे। उसमें से आपको क्या करने हैं? 18,000 घटाने हैं, और यदि मैं 18,000 घटाता हूं तो आपके बचेंगे 5,46,000। ये क्या आ गया? उधार क्रय आया। ये इस परचेज की जगह रखना है मुझे। तो देखिए, अब मटेरियल कंज्यूम्ड यानी प्रयोग में ली गई आपकी जो खेलकूद सामग्री है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड है, उसको मैं निकाल रहा हूं। ये देखिए, ये स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितना है? यदि आप देखेंगे, स्टॉक ओपनिंग 27,000 रुपए का है, क्लोजिंग 38,000 रुपए का है। प्रारंभ में और अंत में दे रखा है, तो ओपनिंग में लिख देता हूं, यहां 27,000 रुपए आपको दिया हुआ है, 27,000। आपने कितना क्रय किया था? 5,46,000 रुपए, ये 5,46,000 रुपए का परचेज है। क्लोजिंग कितना है आपका? 38,000 रुपए का क्लोजिंग, यहां स्टॉक, यस 38,000 रुपए का क्लोजिंग है, 38,000। तब इसकी गणना करेंगे हम। यहां आपके सामने 6 और 7 13, हासिल 1, 4 और 3 7, 5,73,000 ये आया। उसमें से आपको क्या घटाना होगा? 38,000 घटाना होगा। यदि 38,000 घटाएंगे तो 0 0 0, 13 में से 8 गए तो 5 बचा, 6 में से 3 गया तो 3, और 5,35,000। ये उत्तर आपका किसका आया? 5,35,000 जो आया वो मटेरियल कंज्यूम्ड का आया। अब इस मटेरियल कंज्यूम्ड को कैसे, ये सब गणना हमने कर ली है, लेकिन इन्होंने बोला कि इसको कैसे दिखाओगे आप आय व्यय खाता बनाते समय और स्थिति विवरण तैयार करते समय। ये गणना करने के बाद आपको क्या करना है? इसको आय व्यय खाते में और एक वो जो आपका स्थिति विवरण है उसमें दिखाना है। तो ये देखिए, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2019। यहां पर जो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे वो, चूंकि आप जानते हो कि ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, ये खर्चा है एक तरीके से स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम्ड किया, कंज्यूम्ड मतलब प्रयोग में लिया, ये एक क्लब के लिए, स्पोर्ट्स क्लब के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। तो यहां आप डेबिट में दिखाओगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना कंज्यूम किया? ये 5,35,000 रुपए आपका आया। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा 5,35,000 रुपए आपने क्या किया है? कंज्यूम्ड किया है। बस इसको दिखाने की बात बोली है, पूरा नहीं बनाना है मुझे, तो यहां खत्म हो गया। अब मैं इसको बैलेंस शीट यानी चिट्ठे में स्थिति विवरण में भी बता देता हूं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। बैलेंस शीट का फॉर्मेट चूंकि आप जानते हैं, तो उसी तुलन पत्र या बैलेंस शीट के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो आपने सीख रखी है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये आपका लायबिलिटी साइड है, तो ये लायबिलिटी साइड, और यहां राशि आप दिखाते हैं। ये है आपका असेट साइड, और यहां आप राशि दिखाते हैं। तो अब बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो ये दो मदें जो थी, जो वर्ष के अंत में आपके पास थी, ये तो था 41,000। यदि मैं इधर चलूं, प्रश्न के ऊपर देख लीजिए, 41,000 के लेनदार थे। लेनदार जो होते हैं वो दायित्व होता है, और 38,000 रुपए का आपका क्या था? स्टॉक था। ये आपकी संपत्ति है। तो आपको ये दोनों चीजें यहां पर दिखानी है। तो लेनदार जो है वो आपका दायित्व है, तो मैं यहां पर दिखाऊंगा क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है?
41,000 रुपए है, ये 41,000 रुपए आप यहां दिखाएंगे। और एक आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है, स्पोर्ट्स मटेरियल स्टॉक, वो भी 31 मार्च 2019 का, वो दे रखा है 38,000 रुपए। इसको हमारे को मैच नहीं करना है, मिलाना नहीं है, खाली हमें दिखाने को बोला गया था, नीचे बस लाइन करके इसको बंद कर दीजिए। हम इस तरीके से अपने खातों में इन दोनों मदों को, क्रेडिटर्स को और स्पोर्ट्स मटेरियल के स्टॉक को, और एक लाभ हानि आय व व्यय खाते में, लाभ हानि नहीं बोल सकते हम यहाँ, आय व व्यय खाता है ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसका कंज्यूम्ड जितना आपने प्रयोग में लिया उसको दिखाएंगे, और इस तरीके से इस प्रश्न को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है ये इसका इंग्लिश में दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार उसका, क्योंकि मैंने हिंदी के साथ इंग्लिश समझा दिया था आपको, और आप अगर पूरा इंग्लिश में चाहें तो इस प्रश्न को प्रश्न संख्या 15 इंग्लिश में दे रखी है, इसको पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन वही है जो हमने अभी किया था। आइए अब आगे चलते हैं। इसके अथवा में और में एक प्रश्न दिया हुआ है, वो भी अलाभकारी संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही संबंधित है। देखिए इस प्रश्न को, ग्लोरियस क्लब, एक क्लब की बात बोली गई है, निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाते को यहां हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, यानी आपको एज ए कैशबुक जैसे आप बनाते थे, रोकड़ पुस्तक जैसे आप बनाते थे, उसी तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले वर्ष का प्रारंभिक शेष, आरंभिक शेष जो दिया हुआ है वो 16,000 रुपए दिया हुआ है। उसके बाद में दिया गया चंदा, चंदा को बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन, चंदे को क्या बोलते हैं हम, सब्सक्रिप्शन, जो कि आप बोल सकते हैं किसी भी क्लब के लिए सबसे मुख्य आय का स्रोत है, आय का साधन है। तो चंदा जो दिया हुआ है वर्ष 2017-18 के 13,000 सम्मिलित है इसमें, वो 93,000 रुपए, 93,000 में से 13,000 जो है 17-18 के हैं, तो बाकी जो बचा वो कौन सा है, 18-19, क्योंकि 31 मार्च 2019 का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी 18-19 की बात हो रही है। निवेश का क्रय, निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, आपने किसको क्रय किया है, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो भुगतान किया होगा। रख रखाव व्यय, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है। लोकर किराया, जिसको हम बोलते हैं लोकर रेंट, लोकर रेंट जो होता है वो किसी क्लब के लिए क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम, आय का स्रोत होता है, क्योंकि उस क्लब को क्या मिलता है, लोकर किराए पर देने से रेंट यानी किराया प्राप्त होता है, ये आय है। आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी एक इनकम है। बीमा प्रीमियम, ये एक तरीके से सदस्यों के लिए या किसी और काम के लिए जो भी बीमा प्रीमियम चुकाया गया, ये एक व्यय है जिसको आप भुगतान बोल सकते हैं। तो आइए इसके माध्यम से मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी जो आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता है उसको समझाता हूं। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट account for the year ended 31st March 2019। आपको पता होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, नहीं पता है तो यहां देखिए मैं आपको बनाना भी सिखाता हूं कि किस तरीके से हम एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना पाएंगे। तो ये आपके सामने है। डेबिट साइड जो होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो पेमेंट साइड होती है। ये रुपीस, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले यहां दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब होता है वो शेष जो पिछले साल से लाए गए, या फिर जो आरंभ में, वर्ष के प्रारंभ में आपके पास है, वो 16,000 रुपए दे रखा है, यहां पर आपके सामने राशि दी हुई है, 16,000 रुपए है, वो बैलेंस बीडी है, जिसको प्रारंभ का शेष आप बोल सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आपको बोला गया है सब्सक्रिप्शन, चंदा, जिसमें कि 13,000 रुपए 17-18 के सम्मिलित है। तो यहां मैं दिखाऊंगा 2, क्योंकि ये रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन, चंदा जिसको आप बोल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, कुछ चंदा जो मिला है वो 2017-18 का है, वो कितना है, 13,000 रुपए। बाकी बचा जो चंदा वो किसका है, 18-19 का है,
तो कुल चंदा जो है आपका 93,000 रुपए 93,000 था, उसमें से 13,000 पिछले साल का था, तो बाकी जो 80,000 बचा है वो कौन से साल का है? इस वर्ष का है, 18-19 का है। उसके बाद में आपको दे रखा था 35,000 रुपए, जो दे रखा है वो है दे रखा है निवेश का क्रय, इन्वेस्टमेंट खरीदे आपने, इन्वेस्टमेंट किया। यदि आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या किया होगा? भुगतान किया होगा, तो इसको पेमेंट साइड में दिखाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे, कितने इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे? 35,000 रुपए के विनियोग आपने खरीदे हैं, तो 35,000 रुपए का निवेश आपने कर दिया। उसके बाद में आपको दे रखा है रख रखाव के व्यय 15,000 रुपए, व्यय है, व्यय का तो भुगतान किया होगा आपने, तो यह रख रखाव के व्यय है वो 15,000 रुपए यहां पेमेंट साइड में दिखाऊंगा बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं? 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए मैंने यहां पर दिखा दिए। उसके बाद जो दे रखा है वो आपको दे रखा है, यहां देखिए लोकर रेंट। लोकर रेंट जो होता है वो क्लब के लिए एक इनकम होती है, एक आय होता है, तो लोकर रेंट जो आपको दिया हुआ है वो मैं यहां पर रिसिप्ट में दिखा रहा हूं, टू लोकर रेंट। लोकर रेंट जो है वो कितना है? 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए। उसके बाद में दे रखा है आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी लाइफ मेंबरशिप फी। ये भी एक आय है जो क्लब को मिलती है, तो रिसिप्ट में आएगी टू लाइफ मेंबरशिप फी। जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो आपको दे रखी 85,000 रुपए, 85,000। और जो अंत में एक राशि दी हुई है वो है बीमा प्रीमियम 6,000 रुपए। ये बीमा प्रीमियम आपके लिए क्या होगा? क्लब, किसी भी क्लब के लिए भुगतान होता है तो पेमेंट आएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया होगा, भुगतान किया होगा, इसलिए मैं क्रेडिट में दिखा रहा हूं कितना? 6,000 रुपए। अब चूंकि आप जानते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो शेष होता है वो क्या बताता है? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब जो शेष आपको आगे ले जाना है, रोकड़ का शेष जो आगे ले जाना है वो होता है बैलेंस सीडी। तो यहां बैलेंस सीडी निकालने के लिए आप किसी एक पक्ष का, जिस पक्ष का योग ज्यादा है, सामान्यतः डेबिट पक्ष का योग सामान्यतः ज्यादा होता है, तो इसका योग करूंगा 0 0 0, 6 और 3 9, 9 और 5 14, हासिल 1, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 2,34,000। इधर भी कितना आ रहा है? 2,34,000 लिख देता हूं, और उसके बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी। सीडी जो आप आगे ले जा रहे हो, वो शेष जो आगे ले जाया गया, इसकी गणना आपको यहां पर करनी है। 3 0, तो ये 3 0, 5 और 5 10 और 6 16, मेरे को 4 चाहिए। 16 में 6 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 24 हो जाते हैं, और 2 यहां हासिल के लग जाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6, 6 में कितना जोड़ दूं कि 3 आ जाएगा? 6 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं, 6 और 7 13, 1 हासिल का, और मुझे 2 लाख चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा 1,78,000 रुपए आपका क्या होगा? बैलेंस सीडी होगा। और इसी बैलेंस सीडी को बाद में मुझे किसके रूप में दिखाना है? टू बैलेंस बीडी। कितना? 1,78,000 रुपए आपका क्या होगा? बैलेंस बीडी होगा। ये 1,78,000 रुपए है, ये 1,78,000 रुपए आपका क्या आ गया? बैलेंस सीडी आया, जिसको मैंने बीडी के रूप में जो आगे लाया गया उसमें दिखा दिया। इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। थैंक यू।